My dear students, in previous video related to metal and non-metal, we discussed about physical and chemical property of metal. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नॉन मेटल क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में डालें कि नॉन मेटल किसे कहेंगे। तो नॉन मेटल वो होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मेटल होने क्या कहा था, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हम इसे कहेंगे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है। बिकॉज दे इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन मेटल कौन होगा, तो कहोगे कि विच एलिमेंट दोज which are more electronegative, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या which easily gain the electron during reaction, रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेता है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो कहलाता है नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ये न तो मैलिएबल होंगे और न ही डक्टाइल होंगे। दे कैन बी इजीली ब्रेकेबल, ये आसानी से टूट जाएंगे। इसका मतलब ये ब्रिटल इन नेचर होंगे। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं, तो हम कहेंगे ब्रिटल इन नेचर। यानी जितने नॉन मेटल होंगे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी कि दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर, इजीली ब्रेकेबल। क्लियर। दूसरी बात ये देखेंगे कि जितने भी नॉन मेटल होंगे ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि गुड कंडक्टर कौन होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इजीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि हीट के लिए या करंट के ट्रांसमिशन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मेटल गुड कंडक्टर था। तो आप यही कहेंगे कि ये बैड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि ये नॉन लक्सरस होंगे, यानी इनके अंदर कोई शाइनिंग नहीं होगी। ये जब इनके ऊपर विजुअल लाइट गिरेगी तो विजुअल लाइट को ये स्कैटर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये नॉन लक्सरस होंगे। ये नॉन सोनरस भी होंगे। दे आर नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। व्हेन आर फाइमरिंग, जब इनको हम खींचेंगे या मारेंगे तो ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये वेरी, इनका जो नेचर होगा ये सॉफ्ट होगा, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ दिया जाए तो जितने भी नॉन मेटल होंगे वो सॉफ्ट होंगे, जबकि डायमंड काफी हार्ड नॉन मेटल माना जाता है। लेकिन डायमंड का जो हार्डनेस है उसका रीजन अलग है। हम जरा समझ लें कि डायमंड आपकी इतना हार्ड कैसे हो जाता है। तो डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोपिक है, जहां पे कार्बन, आपको मालूम है कि कार्बन की वजह से 4 होती है, तो हर कार्बन 4 कार्बन से एक नेटवर्क बॉन्डिंग के साथ या नेटवर्क लिंकेज के साथ अटैच रहता है। तो इन डायमंड ईच कार्बन एसोसिएटेड विथ 4 डिफरेंट कार्बन, हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता चला जाता है, जिसके वजह से एक नेटवर्क पैकिंग हो जाती है। और उस नेटवर्क पैकिंग की वजह से वो काफी हार्ड मटेरियल बन जाता है। तो डायमंड का जो हार्डनेस है वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से है
क्योंकि जो उसका नेटवर्क कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनता है, तो नेटवर्क कोवैलेंट 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें क्लोज पैकिंग होगी कार्बन कार्बन की, और उस क्लोज पैकिंग की वजह से काफी वो हार्ड माना जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट नियरली 3700 डिग्री सेल्सियस है। 3700 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है, जो कि मेटल से भी ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि डायमंड इज हार्डेस्ट नॉन मेटल, बट डायमंड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी होंगे ये सभी सॉफ्ट होंगे। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इनकी देखें तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो फिजिकल स्टेट इनका ये होगा कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ये इनके जो फिजिकल स्टेट के जो तीनों है मैटर के, वो तीनों रूप में हमें मिलेंगे। सॉलिड भी होंगे, जैसे आपका सल्फर सॉलिड है, फास्फोरस सॉलिड है, लिक्विड भी होंगे, ब्रोमीन लिक्विड है, गैस में भी होंगे, फ्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। तो हम कहेंगे कि दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? इनके तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करने का कारण मेटल का जो है सॉलिड फॉर्म होना, ये मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी मोस्टली कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। तो अब यहाँ पे जिनके साइज बड़ी होगी वो एसोसिएट होकर के वो क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। लेकिन जिनकी साइज छोटी है या बॉन्डिंग ये है बहुत ही क्लोज है, तो वो क्या होंगे, वो वहां पे ऐसी स्थिति में वो जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है। अब गैस क्यों है, क्योंकि साइज छोटी है, मॉलिक्यूल डिस्क्रेट हो गया और एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से काफी दूर हो जाएगा, और इस वजह से इनके बीच मॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही कम होगा और मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से गैस होंगे। इन बिटवीन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा तो ये लिक्विड होंगे। जैसे आप देखोगे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, लेकिन इसी का जो Br2 है वो लिक्विड है, और जबकि I2 क्या है, सॉलिड है। साइज बढ़ गई तो इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है, क्योंकि ब्रोमीन की साइज बढ़ गई। साइज बढ़ जाने से मॉलिक्यूल थोड़ा नजदीक आ गए, जबकि I2 की साइज और बड़ी हो गई और ये और नजदीक आ गए। तो हम देखेंगे कि तीनों फेज में मिलेंगे। क्लियर? तो इट में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर हम देखें तो ये जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। हम कहेंगे कि नॉट स्ट्रॉन्ग। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये इजीली ब्रेकेबल है, आसानी से इनको हम तोड़ सकते हैं, ब्रिटल नेचर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब बात करेंगे तो इनकी जो डेंसिटी होती है, मेटल के कंपेयर में डेंसिटी इनकी लो होती है। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो मेटल के या जो भी आपका मेटल है उनके कंपेयर में इनकी डेंसिटी लो मानी जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट वॉल्यूम में बहुत ही कम रहेंगे, और लो डेंसिटी होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी लो होता है। तो आप कहोगे कि एज कंपेयर टू मेटल, नॉन मेटल हैविंग लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब हम चर्चा करेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी की, कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इस नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हम चर्चा करेंगे विथ एयर। अगर हम नॉन मेटल को एयर के साथ कंबस्ट करते हैं तो क्या होता है? तो हम देखेंगे कि नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये भी करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन इनका जो ऑक्साइड होगा एसिडिक इन नेचर होगा, जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर था। जैसे सी, अगर हम कार्बन को, कार्बन सॉलिड होता है, O2 के साथ कंबस्ट कराते हैं तो CO2 गैस बनेगा, लेकिन ये जो CO2 है चूंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। हाउ कैन यू प्रूव? तो जब हम कहेंगे कि CO2 को अगर हम वाटर में डालते हैं
तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। द रिएक्शन इज क्लियरली इंडिकेट दैट CO2 इज एसिडिक इन नेचर। नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन को O2 के साथ कंबस्ट कराते हैं तो कई प्रकार का वेरियस मेटल ऑक्साइड बनाता है, NO बनाता है, NO2 बनाता है, NO3 बनाता है। सपोज दैट ये इसने बना लिया NO2 गैस। अब ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक इन नेचर होगा। हाउ कैन यू से NO2 plus O2 converted into NO3, HNO3, NO2 plus H2O converted into HNO3। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ पे 2HNO3 कर दो, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। अब अगर हम कहें सल्फर, तो सल्फर भी नॉन मेटल है। ये O2 से अगर रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? SO2 भी बना सकता है। SO2 से रिएक्ट करके, या ये जो SO2 है आगे O2 से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? SO3 बनाएगा। ये भी जो सल्फर ऑक्साइड होंगे, चूंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये भी एसिडिक इन नेचर होंगे। SO3 को आप अगर H2O में डालते हो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। या SO2 को H2O में डालते हो तो ये H2SO3 बनेगा, जिसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक हो गया, ये सल्फ्यूरस हो गया। तो हम कहेंगे कि नॉन मेटल इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन या कंबस्ट विद एयर कन्वर्टेड इनटू नॉन मेटल ऑक्साइड, and non-metal oxide are acidic in nature because when it dissolve in water produce acid। हाँ, एक चीज और हम देखेंगे कि बहुत ऐसे मेटल है, जैसे मान लो कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन को अगर हम सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ बंद करना है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इसी कार्बन को जब हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखोगे कि जब भी नॉन मेटल सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किए जाएंगे तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन जब हम उनका कंवर्जन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो अलग अलग ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कार्बन सफिशिएंट एयर के साथ CO2 बनाएगा, इनसफिशिएंट एयर के साथ CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें विथ वाटर, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन। ये वाटर के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि न तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और न ही कोई हाइड्रोजन गैस रिमूव करेंगे एज लाइक मेटल। अगर इसी नॉन मेटल को डाइल्यूटेड एसिड के साथ भी ट्रीट किया जाए तो हम कहेंगे नो रिएक्शन, यहां भी रिएक्शन नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि नॉन मेटल का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, और नॉन मेटल का डाइल्यूटेड एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। आप डाइल्यूटेड एसिड लिख सकते हो, कोई भी एसिड हो, डाइल्यूटेड H2SO4 HCl, इनके साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? लेकिन क्या होगा कि जब नॉन मेटल को हम किसी मेटल साल्ट के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे मान लो NaBr के ऊपर ये साल्ट सॉल्यूशन है, इस साल्ट सॉल्यूशन पे अगर कोई नॉन मेटल डाला जाएगा तो यहां याद रखोगे कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो रिएक्टिव नॉन मेटल है अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उस साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्ले कर देगा। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो निश्चित ये रिएक्शन पॉसिबल है, और यहां बन जाएगा ट्वाइस NaCl और निकल जाएगा आपका Br2 निकल जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displace less reactive non-metal from their salt solution। तो साल्ट सॉल्यूशन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, और इसका कंसेप्ट ये होगा
कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? विथ क्लोरीन नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल ये रिएक्ट करेंगे। जैसे कार्बन को अगर क्लोरीन के साथ डाला जाए, आपका P4 फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, P4 को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए, या इवन नाइट्रोजन को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए, या हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए, तो दे रिएक्ट विद क्लोरीन लाइक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ क्या बन जाएगा? निश्चित कार्बन की वजह से 4 होती है, CCl4 बन जाएगा। P4 क्लोरीन से रिएक्ट करके ट्राइक्लोराइड बनेगा, पेंटाक्लोराइड बनेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस है तो बनेगा PCl5, क्लोरीन अगर लिमिटेड है तो बनेगा PCl3 4 है, 4 कर दोगे, और यहाँ आप जो है 6 कर दोगे। नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ करके एक्सप्लोसिव नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जो कि एक्सप्लोसिव है, और यहाँ पे एक होगा H2Cl2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ट्वाइस HCl बनाएगा। तो कहोगे कि मोस्टली नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड जहां पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। अगले वीडियो में हम लोग बॉन्डिंग के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगला है विथ हाइड्रोजन। क्या होगा जब नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो? तो हम देखेंगे, जैसे मान लो नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ मिलता है, या आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, या सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ठीक है, तो निश्चित है, या इवन O2H2 के साथ मिलता है, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनता है? ये रिएक्शन आयरन कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है, ट्वाइस NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? मीथेन गैस बनाता है। सल्फर H2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2S बनाएगा। O2H2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब यहां देखोगे आप, H2O बना, H2S बना, H2O लिक्विड होगा, जबकि H2S क्या होगा? गैस होगा। क्यों? अब यहां अंतर आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और ये बन जाएगा लिक्विड। H2S में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H के नियरली इक्वल है, जिसकी वजह से H2S मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, और न बनने की वजह से मॉलिक्यूल दूर होंगे, जिसकी वजह से ये गैस होगा। तो इन तमाम जो है केमिकल प्रॉपर्टी के डिस्कशन के बाद अब अगर हम कंपेयर करते हैं, तो आपको अपने दिमाग में कंपेयर रखना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच कंपैरेटिव स्टडी क्या होगी, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। अब अगर हम देखें तो अगला हमारा जो पॉइंट है मेंशन हुआ है यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो वैसे तो यूज बहुत है, लेकिन जो खास यूज है, अगर मान लो हमसे पूछे कि मेटल का क्या यूज है, तो निश्चित है कि मेटल गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है तो इनका यूज वायर के रूप में कर सकते हैं, यूटेंसिल के रूप में कर सकते हैं, बर्तन बनाने के लिए, ताकि वो खाना पकाने का काम करे। मेटल, बहुत से ऐसे मेटल होते हैं जो कैटलिस्ट के काम में आते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं, ये जैसे आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कैटलिस्ट के रूप में बहुत से रिएक्शन यूज किए जाते हैं। तो मेटल की बहुत खास यूज है। कुछ ऐसे मेटल है जो बहुत आइडियल मेटल है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, उनका यूज हम ज्वेलरी में करते हैं। तो इस तरीके से मेटल का यूज आप अपने दिमाग में रखोगे, एज ए वायर, एज यूटेंसिल, कैटलिस्ट एंड ज्वेलरी। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के बहुत से यूज है। जैसे नॉन मेटल में आपने देखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है। हाईली लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस को हम रॉकेट में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। नाइट्रोजन भी हमारे लिए काफी खास है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से हम अमोनिया बनाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यूरिया के फर्टिलाइजर जो बनाते हैं, फर्टिलाइजर का रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो तमाम जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, तमाम पेस्टिसाइड बनाते हैं, तमाम कंपाउंड बनाते हैं। इवन सल्फर हाईली इंपॉर्टेंट है। सल्फर जो भी पॉलीमर इंडस्ट्री है, वहां पे हम
एक रिएक्शन होता है जहाँ पे हम सल्फर यूज करते हैं, ठीक है, जो हम ये बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, तो वहां पे पॉलीमर में जो मॉलिक्यूल का जो है हम लिंकिंग करते हैं उसको बल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ बल्कनाइजेशन, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोगों का क्लास 10th है, अपर लेवल में जाओगे 11th 12th में तो आप देखोगे द प्रोसेस इन पॉलीमराइजेशन नोन एज बल्कनाइजेशन। तो बल्किंग के लिए, बल्कनाइजेशन के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। सल्फर और भी कई जगहों पे यूज होता है। तो जितने भी नॉन मेटल हैं दे आर आल्सो so useful in various areas like in industry, in fertilizer, in medicinal and in other commercial uses। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल इन दोनों का हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी किया, कंपैरेटिव डिस्कशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी, और बॉन्डिंग के ऊपर डिटेल हम फोकस देंगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है, किस प्रकार की बनेगी, आयोनिक बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा। ओके, थैंक्स।